नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। क्यों होती है एलर्जी की समस्या? शरीर में एलर्जी होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को मिट्टी से होती है, फूलों से होती है, जानवरों से एलर्जी, और ज्यादातर लोगों को खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती है। लेकिन जब किसी को एलर्जी हो जाए तो क्या उपाय करने चाहिए और सही समय पर उपचार ना करना कितना खतरनाक हो सकता है? आइए जानते हैं। हमारे साथ होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय गुप्ता मौजूद हैं, जो आज हमें बताएंगे कि किस तरह से एलर्जी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। चलिए, तो आज क्योंकि एलर्जी के टॉपिक पर हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता मौजूद हैं, जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम एमएचएन प्राइम पर। धन्यवाद जी। डॉक्टर, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एलर्जी की, और बहुत सारी टाइप्स की एलर्जी होती हैं, स्किन की भी होती है, रेस्पिरेटरी होती है, और जिन एलर्जीज के बारे में हम नहीं जानते वो आज आप हमें बताएंगे। तो फिलहाल आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि एलर्जी कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से हमारी एलर्जीज जो है वो होती हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको सादर प्रणाम। अब सबसे पहले आपने जो टॉपिक आज लिया कि एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना होम्योपैथी के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं कि होम्योपैथी होती क्या है। होम्योपैथी दो वर्ड से मिलकर बना है, होम्यो प्लस पैथी। पैथी का मतलब होता है द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जिस मोड से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और होम्यो का मतलब होता है सिमिलर। इसका मतलब ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर किसी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में किसी पेशेंट को दी जाती हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है, अगर वही मेडिसिन हम किसी हेल्दी पर्सन को दें तो वही वाले सिम्टम जो ठीक हुए थे वो हेल्दी पर्सन्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारी एक मेडिसिन है बेलाडोना, अगर वो मैं किसी इंटरमिटेंट फीवर में, बहुत तेज ग्रेड फीवर है, टूट टूट कर आ रहा है, ठंड लग रही है, और किसी पेशेंट को दे रहा हूँ और वो उससे ठीक हो रहा है, अगर वही बेलाडोना मैं किसी हेल्दी पर्सन को दे दूं जो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसके अंदर वही सारे सिम्टम्स लो सिवियरिटी के अंदर डेवलप हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, लाइक्स क्योर बाय लाइक्स। इसका मतलब जो मेडिसिन जिन सिम्टम्स को ठीक करती है, वही मेडिसिन अगर किसी हेल्दी पर्सन को दी जाए तो उसके अंदर वही सिम्टम्स हमारे डेवलप हो जाते हैं। हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हनीमैन, ही वाज बोर्न इन जर्मनी 1755। उन्होंने यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में घूमे, प्रैक्टिस किया उन्होंने होम्योपैथी को, और उन्होंने ही इस प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट किया। आपने जो टॉपिक लिया एलर्जी, देखिए एलर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। और वो क्यों है? क्योंकि आजकल बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस 400 प्लस आ रहा है, जो कि नॉर्मल 50 से कम होना चाहिए। क्या है ये? एलर्जी के रीजंस हैं, यही कारण है जिनकी वजह से डे बाय डे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एलर्जिक पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एलर्जी जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करती है, सभी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है लगभग। इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि एलर्जी कितने टाइप की होती है, देखिए एलर्जी एक तो होती है सीजनल एलर्जी, जो कि सिर्फ चेंज ऑफ वेदर में होती है या फिर एक पर्टिकुलर वेदर में होती है, जैसे हम माने मार्च और अप्रैल। पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी क्या है? बेसिकली जो हमारे फ्लावर्स हैं या हमारी ग्रीन प्लांटेशन है या ग्रास है, उसमें ना पॉलिन्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें कॉमन आइज से नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और वो मार्च और अप्रैल में जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी एयर के साथ अंदर जाकर हमको एलर्जी कॉज करते हैं। ये जो एलर्जिक पार्टिकल होते हैं इनको कहा जाता है एंटीजन, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इनके अगेंस्ट में, जो कि हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और एंटीबॉडी और मास्ट सेल हमारी बॉडी में होते हैं, वो मिलकर हिस्टामिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और ये हिस्टामिन जो होता है यही हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कारण होता है एलर्जिक सिम्टम्स को प्रोडक्शन के लिए, सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा होता है थ्रू आउट द ईयर। कुछ एलर्जीज ऐसी हैं जो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं, जैसे दिल्ली में हमारा आजकल पोल्यूशन लेवल है, डस्ट है, चेंज ऑफ वेदर है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अब हमारा पॉल्यूशन थ्रू आउट द ईयर रहता है। या फिर हम माने कि कुछ ऐसी एलर्जीज होती हैं जो कि जैसे बर्ड्स हैं उनकी फीकल मैटर से होती है। पिजन, कबूतर जो है उसके फीकल मैटर से रेस्पिरेटरी एलर्जी कॉमनेस्ट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे आसपास हमारे घर में बालकनीज हैं या कोई ऐसी जगह है जहां पर पिजन वगैरह बैठते हैं, उन जगहों को हमें अवॉइड करना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे हम लोग घर में पेट्स रख लेते हैं,
तो पेट्स के जो हेयर्स होते हैं, जो उनका डैंडर होता है, वो भी रेस्पिरेटरी एलर्जी का कॉमन कारण होता है। तो हमें कोशिशें करनी चाहिए जो हमारे पेट्स हैं उनको हम डेली जो है उनको वॉश करें, डेली उनको बाथिंग करें, जिससे कि डैंडर वगैरह इकट्ठे ना हो। इसी प्रकार से जो एलर्जीज हैं वो चेंज ऑफ वेदर में हो रही हैं, थ्रू आउट द ईयर हो रही हैं। इसी प्रकार से जो एलर्जी है वो हमारे डिफरेंट सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही हैं। जैसे कॉमनेस्ट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी एलर्जी, दूसरा होता है आपने देखा होगा स्किन के ऊपर हमको छपाकी, दाफड़, पित्ती, जिसको हम एलर्जिक आर्टिकेरिया बोलते हैं। मौसम में भी क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा होती है, इसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है डॉक्टर। बिल्कुल, अब मैंने बताया ना जो चेंज ऑफ वेदर वाला टाइम होता है, जैसे आजकल जो वेदर हमारा मार्च और अप्रैल चल रहा है, ये तो कॉमनेस्ट एलर्जी का रीजन है, पर इसमें रेस्पिरेटरी एलर्जीज एज कंपेयर टू ज्यादा होती हैं। जो स्किन की एलर्जीज होती हैं, जैसे सन रेज से किसी को एलर्जीज हो रही हैं, तो वो क्या होगा, जब धूप ज़्यादा होगी, ज़्यादा धूप में हम चले जाएंगे तो हमको स्किन पे रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। या आर्टिकेरिया है, मान लीजिए हमें कोई खाने की चीज़ से एलर्जी है, या फिर हमको कोई एनवायरमेंटल एलर्जी है, उससे हो जाते हैं। सबसे बड़े एलर्जी के जीआईटी, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पेट के सिम्टम्स हैं, उसमें भी जीआईटी, उसमें भी एलर्जिक रीजंस बहुत कॉमन होते हैं। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी है, किसी को पनीर से एलर्जी है, किसी को खाने की कोई और चीज़ है जैसे आलू है, या और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ है जिनसे एलर्जी कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अजय, एलर्जीज की वजह से हमें कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं? मैंने आपको बताया कि एलर्जी जो है वो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। उसमें कॉमनेस्ट हमारा रेस्पिरेटरी होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो देखिए सबसे कॉमनेस्ट एलर्जी नाक से शुरू होती है, क्योंकि जो एलर्जीन है सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो नाक को करता है। नाक का बहना, नाक का ब्लॉक होना, छींके आना, नाक से रेशा गले में ड्रिप करना, आईज में पानी आना, आईज रेड हो जाना, आईज में खारिश होना, कान में खारिश होना। कई लोगों को आपने देखा होगा गले की जो ऊपरी तालू होता है उस पे खारिश होती है, या हमारे को नाक से रेशा अंदर गले में गिरना शुरू हो जाता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि हे फीवर, आपने शायद हे फीवर या फ्लू सुना होगा, ये सारे फ्लू टाइप सिम्टम्स होते हैं जो कि एलर्जी की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, लेकिन करना क्या चाहिए डॉक्टर? जैसे क्योंकि अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी मेडिसिन तो हम लेते ही हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिनसे ये एलर्जी जो है वो हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा जो है मिल सके। देखिए बेसिकली एलर्जी का मतलब है हमारी बॉडी में ओवर सेंसिटिविटी होना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हम ओवर सेंसिटिव हैं, हम हाइपर रिएक्ट करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाती है। देखिए हमको बेसिकली एलर्जी ना हो या हमको एलर्जी धीरे धीरे कम होती जाए, क्या होता है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे एलोपैथिक है या और दूसरे सिस्टम्स में क्या होता है एंटी एलर्जिक दे दिए जाते हैं या स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं, उससे क्या होता है एलर्जी सप्रेस हो जाती है, क्योर नहीं होती है। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम में क्या होता है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो धीरे धीरे ना जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बेसिकली होम्योपैथिक सिस्टम को हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और जब हमारी इम्यूनिटी धीरे 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 बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन हम रेगुलरली लेना यूज करते हैं तो हमारे जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी, उनकी ड्यूरेशन कम होने लग जाएगी, उनकी सीवियरिटी कम होने लग जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर हमारे एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं लगभग नेग्लिजिबल के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एलर्जिक प्रॉब्लम्स को होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हम परमानेंटली क्योर विद होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकते हैं। ओके, लेकिन समय कितना लगता है डॉक्टर? ये डिपेंड करता है बेसिकली कि एलर्जी किस तरह की है, क्योंकि कई बार कुछ एलर्जीज होती है जो सिर्फ सीजनल होती हैं। जैसे सीजनल का मतलब है मैंने आपको बताया पॉलेंस एलर्जी है, या हमारे कुछ ऐसे एलर्जी हैं जो कि थोड़े से टाइम के लिए होती हैं। उसमें क्या होता है, आपने कुछ टाइम मेडिसिन लिया, अब आप ठीक हो गए, आपको मेडिसिन रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कभी भी मान लीजिए एलर्जन दोबारा आपके कांटेक्ट में आया, आपने दोबारा ले लिया, अब फिर ठीक हो गए। ऐसे हम देखते हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एलर्जी है वो परमानेंटली क्योर हो जाती है। लेकिन कई केसेस के अंदर क्या होता है, एलर्जी की वजह से जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर वो परमानेंट डेवलप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक प्रॉब्लम होती है COPD। एलर्जी की वजह से हमारी जो सांस की नली है उनमें जो डैमेज है, जो इडीमा है या सूजन है या कंस्ट्रिक्शन, जो सिकुड़ना है नली का, वो परमानेंटली डेवलप हो जाता है।
तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसकी सिवियरिटी को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इस तरह की एलर्जीज कई बार परमानेंटली क्योर नहीं होती हैं, लेकिन उनको हम मेडिसिन से कंट्रोल कर लेते हैं और आगे के लिए भी प्रॉब्लम्स की सिवियरिटी को कम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, यानी कि डॉक्टर आप कह रहे हैं कि होम्योपैथी से परमानेंट तो हम सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन जो है परमानेंट नहीं मिल सकता, लेकिन वो दवाइयों से क्योरेबल है। यस, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें एलर्जी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट चेंजेस डेवलप हो चुकी होती हैं। अब जो परमानेंट चेंजेस डेवलप हो चुकी होती हैं उनको रिवर्ट बैक करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है और उनको मैनेज भी इतने अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि आगे चल के वो प्रॉब्लम बढ़ती भी नहीं है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एलर्जीज जो होती है जिनमें परमानेंट डैमेज नहीं हुआ होता इंटरनली, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से नेग्लिजिबल किया जा सकता है और लगभग ठीक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ऐसा कहा जाता है कि जैसे एलोपैथी दवाइयां हैं वो तुरंत रिएक्ट करती हैं और तुरंत बॉडी को हील करती हैं, होम्योपैथी में समय लगता है, लोगों का ऐसा कहना है, क्या ये सच है? इतना समय लगता है होम्योपैथी में? नहीं, देखिए, कुछ हद तक मैं ये बताता हूं कि अगर हम एलर्जिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं तो जब पेशेंट हमें एक्यूट कंडीशन में आता है, एक्यूट कंडीशन का मतलब जैसे मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, उसको एलर्जी की वजह से ब्रोंकाइटिस हो गया है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है सांस की नली में उसके सिकुड़न आ गई है, उसको स्पाज्म आ गया है, उसको इडीमा हो गया है, सूजन आ गई है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा खांसी और उसको सांस फूल रहा है, जिसमें एलोपैथिक सिस्टम क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक दे देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स दे देते हैं और साथ में नेबुलाइजर से शुरू कर देते हैं कि उसको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिल जाए। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्यूट कंडीशन में भी यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें लंबा टाइम लगता है। मेडिसिन स्टार्ट करते ही हमको अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो अंदर सूजन है, जो कंस्ट्रिक्शन है, उनमें इमीडिएटली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है और हमको इमीडिएट रिजल्ट्स आने एक्यूट कंडीशन के अंदर भी स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम मेडिकेशन को थोड़ा सा रेगुलरली और लंबे टाइम तक यूज रखते हैं तो जो प्रॉब्लम की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रिकरेंसी है, जो बार बार होने की टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे क्या एलर्जी के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है? चूंकि बेसिकली होम्योपैथिक सिस्टम में हम देखते हैं कि हम एलर्जी को लगभग परमानेंटली क्योर कर सकते हैं या हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है क्योंकि होम्योपैथी में हम इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं और इम्यून सिस्टम जो हमारा इंक्रीज होता है वो हमारे शरीर से जो हाइपर सेंसिटिविटी है, जो एलर्जी है, उसको खत्म करता है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में कहीं पर भी कोई भी एलर्जिक सिम्टम्स का या एलर्जी का सप्रेशन नहीं होता। इम्यूनिटी को बढ़ाकर उस इम्यूनिटी से हम लोग एलर्जी को ट्रीट करते हैं। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि होम्योपैथिक जो है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है और एक बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर द एलर्जिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, और होम्योपैथी मेडिसिन अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनको लेने के लिए कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो हम गोलियों की फॉर्म में लें, हम लिक्विड फॉर्म में लें, तो मेडिसिन लेने से 10-15-20 मिनट पहले और 10-15 मिनट बाद में हमारा मुंह बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है वो टंग से एब्जॉर्ब होती हैं। इसलिए जब मेडिसिन हम लेते हैं तो हमारी जीभ जो है या हमारा मुंह जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, जब हम मेडिसिन लेते हैं उससे 10-15 मिनट पहले और 10-15 मिनट बाद हम कोशिश करें हम कुछ भी ना खाएं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें हैं, जैसे कच्चा प्याज है या लहसुन है, जिनमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, कोशिश करें वो हम कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक ना खाएं, जिससे कि हमारे मुंह में कोई स्मेल ना हो। और बाकी जो प्रिकॉशंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजीज होते हैं। जैसे अगर आपको एलर्जी है और आर्टिफिशियल कलर से एलर्जी है, या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, या बहुत खट्टी चीज़ों से एलर्जी है, या डस्ट से एलर्जी है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम इन चीज़ों के एक्सपोजर को अवॉइड करें, जिससे कि हम लोग रिकवर कर सकें। ओके, और कई लोगों को, क्योंकि हम बात कर रहे थे खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपने क्या डील करे हैं डॉक्टर जिनको खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी है और क्यूरेबल भी हो गए हैं? देखिए, बेसिकली एलर्जीज जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। मैंने बताया था आपको कि वेदर से भी रिलेटेड होती हैं, डस्ट है, पॉल्यूशन है, उनसे भी रिलेटेड होती हैं। खाने पीने की एलर्जीज भी होती हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से मुझको कोई पर्टिकुलर सिम्टम डेवलप होता है। देखिए, वैसे तो क्लिनिकली किसी भी एलर्जी को फाइंड आउट करना और पिन पॉइंट करना प्रैक्टिकली सबसे मुश्किल होता है। लेकिन कई बार पेशेंट होता है वो ऑब्जर्व कर पाता है कि मैं अगर ये चीज़ खाता हूँ, जैसे मैं कोई चटनी खाता हूँ, मैं कोई फ्लेवर्ड आइटम खाता हूँ, या मैं कोई प्रिजर्वेटिव आइटम लेता हूँ
जिस चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनसे मुझे एलर्जी होती है, तो उसमें हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब हम मेडिकेशन ले रहे हों उसके साथ में हम उन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एलर्जीज जो होती हैं, जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है उस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए उसमें सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे, पहले ग्रेजुअली हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन के साथ हम उन चीज़ों को प्रिवेंट करें, और जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, हम बेटर फील करने लगे, तो हम अगर उन चीज़ों को थोड़ा बहुत लेने भी लग जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और हम सीख कर लेते हैं, बेटर फील कर। ठीक है, अगर डॉक्टर किसी ने कुछ खाया, हम इमेजिन कर लेते हैं किसी ने, आपने जैसे बताया कि चटनी खाई और उसको एकदम से एलर्जी हो गई, उसको स्नीजिंग हो गई या फिर जो भी रिएक्शन होते हैं, तुरंत हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको अगर एलर्जी कोई ऐसी चीज़ से है जिससे लेते ही हमको कोई ऐसा सिम्टम्स है जैसे स्नीजिंग है, नाक बहना है, छींके आना है, देखिए ये वाले सिम्टम्स जो होते हैं ये सब माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, कोई सीवियर नहीं होते हैं। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारी कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत हमें इमीडिएट इफेक्ट देती हैं, वो हम इमीडिएटली रख सकते हैं या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, हमारी एक मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन जो है वो बेसिकली अगर हमको इमीडिएट कोई सिम्टम एलर्जी का डेवलप होता है, नाक बहने लग जाता है, छींके आने लग जाती हैं, या फिर सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से हमको सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, सडन ऑनसेट होता है, तो अगर हम एकोनाइट 30 की 2-3 ड्रॉप्स अपनी टंग पर डाल लें और थोड़ी थोड़ी देर में दिन में 3-4 बार ले लें तो हमको इमीडिएट रिलीफ जो है नेजल एलर्जीज में हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर हमारी दूसरी एक मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा बिल्कुल ऐसी मेडिसिन है जैसे हम कच्चा प्याज काटते हैं और हमारी आंखें बहने लग जाती हैं, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी बहने लग गया, बॉडी एक होने लग गया, सर में दर्द होने लग गया, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम एलियम सिपा 30 पोटेंसी की 2-3 ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। या हमें इन सिम्टम्स के साथ में मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो गया, बहुत ज़्यादा हमको डलनेस होने लग गई और हमको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाए, तो हम साथ में जलसीमियम 30 भी ले सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स पहले की तरह ही दिन में 3-4 बार हम ले सकते हैं। और अगर यही एलर्जी क्रॉनिक है और हमको डस्ट से होती है, हमको पॉल्यूशन से होती है और क्रॉनिक है, लंबे टाइम से चलती आ रही है, तो हमारी मेडिसिन है सिलिशिया, जिसकी 200 पोटेंसी की 2-3 ड्रॉप्स हम 2-3 बार ले सकते हैं, क्योंकि सिलिशिया जो है वो सिलिका से बनी है। सिलिका इज ए डस्ट पार्टिकल, तो उसमें अगर हम लंबे टाइम तक हम उसको ले लेते हैं तो हमारी जो क्रॉनिक एलर्जी है वो भी रिकवर कर जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स में तो छींके ही बहुत आने लग जाती हैं, तो अगर छींके बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक है, तो सैबाडेला 30 पोटेंसी को भी हम 3-4 बार लेकर हम काफ़ी हद तक उस एक्यूट प्रॉब्लम को कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सीजनल एलर्जीज की भी बात कर रहे थे और इस मौसम में अक्सर देखा जाता है डॉक्टर की एलर्जीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, चाहे वो हाथों में हो, ड्राइनेस की वजह से हो। अगर हम बात करें जैसे ड्राइनेस की वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, हम ज़्यादा खुजली करते हैं तो पैचेस बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, करना क्या चाहिए डॉक्टर? अगर घर की चीज़ों से कुछ अगर हम उपाय ढूंढ सकें तो हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्किन की एलर्जीज की, क्योंकि स्किन की एलर्जी भी सीजनल होती हैं। जैसे वेदर चेंज होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी है मान लीजिए और हमको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पसीने ज़्यादा आने की वजह से जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो इंटरनल फोल्ड्स होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमको एलर्जीज बहुत डेवलप होती हैं, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से। या कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, एक एक्जिमा करके प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादा गर्मी स्वेटिंग की वजह से डेवलप होता है। या सन एलर्जीज होते हैं, हम धूप में चले गए, थोड़ी देर एक्सपोजर हो गया धूप का, तो सन एलर्जी की वजह से भी हमको इस तरह के सिम्टम्स हमको डेवलप होने लग जाते हैं। देखिए, हमको अगर पता है कि हमको सन से एलर्जी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कोई सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर लें या अम्ब्रेला यूज़ कर लें अगर हमारा एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम तक है। ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं, ये हमको करने चाहिए। या जैसे मान लीजिए हमको धूप की वजह से या गर्मी की वजह से हमको छपाकी आ गए, हमको दाफड़ डेवलप हो गए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजर या कूलिंग एजेंट जैसे लैक्टोकैलामिन लोशंस वगैरह होते हैं जो कूलिंग एजेंट्स होते हैं, वो उस अफेक्टेड एरिया पे लगा लें, थोड़ा सा हमको कूलिंग फील होने लग जाती है। और बाकी तो देखिए, अगर ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई स्किन की जैसे आर्टिकेरिया करके प्रॉब्लम है, अगर या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, अगर ये फ्रिक्वेंट है, बार बार डेवलप हो रहे हैं,
तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन को थोड़ा सा लंबे टाइम तक रेगुलर रख के इन एलर्जीज को ही ट्रीट करना पड़ेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरह की जो एलर्जीज हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। जी वहीं डॉक्टर, क्योंकि इस मौसम में हम लोगों का मन करता है हम ठंडा पानी पिए, हमारा गला दर्द हो जाता है, हमें कोल्ड हो जाता है, क्या वो भी सारी चीजें क्यूरेबल हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है आजकल। क्योंकि सर्दियों के गर्मियों के अंदर क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, ठंडा पानी पीना मानते नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स लिए बिना मानते नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने जो रेस्पिरेटरी एलर्जी की बात की थी आपसे कि नाक की एलर्जी है, उसके बाद एक हमारा पीछे का गले का पोर्शन होता है फेरिंग्स, उसमें भी एलर्जी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से गले खराब होते हैं। और फेरिंग्स में एलर्जी होने की वजह से कई बच्चों को या बड़े लोगों को भी टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जो कि टॉन्सिलाइटिस डेवलप हो जाता है, गले खराब हो जाते हैं। जरा सा ठंडा पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोई आर्टिफिशियल कलर्स वाली चीजें ले लें या कोई फ्लेवर्ड आइटम ले लें, तो उनके इमीडिएटली गले खराब हो जाते हैं। तो इन केसेस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन के यूज बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको बताया होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलर यूज लेने से जो एलर्जी है उसकी सीवियरिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी ड्यूरेशन बहुत इजीली मैनेज होती है, बहुत अच्छी कंट्रोल्ड होती है। एक कॉमन सी रूटीन प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत बच्चे भी आते हैं और बड़े भी, कि कर्ड खाते हैं, दही लेते हैं और गला खराब हो जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो दही कभी खा ही नहीं सकते हैं, हम तो दही को जरा सा भी टेस्ट करते हैं हमारे गले खराब हो जाते हैं। ये बेसिकली सब एलर्जिक सिम्टम्स हैं जो कि खाने की चीजों से डेवलप हो रही हैं। इनको होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। गले के लिए हमारी मेडिसिन होती है बेलाडोना, मक्सॉल जिसमें गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या मक्सॉल होती है जिसके अंदर क्या है हमारे टॉन्सिल्स भी स्वेलो कर जाते हैं, गले में सलाइवेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो ये दो कॉमनेस्ट मेडिसिन हैं जो हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमको मिलते हैं। ठीक है, क्या डॉक्टर क्या मेडिसिन लेने का कोई सही समय होता है? वैसे तो देखिए मेडिसिन की सही पोटेंसी का सिलेक्शन और उनको कितनी बार लेना चाहिए, ये तो देखिए एक होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर ही उसको बेटर तरीके से समझा सकता है आपकी कंडीशंस की सीवियरिटी को देखकर। लेकिन हम एक होता है कि एक कॉमनली क्या यूज करते हैं, आप अगर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है लो पोटेंसी के अंदर 6 पोटेंसी में 30 पोटेंसी में दिन में 2-3 बार 2-4-5 दिन तक खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी और बहुत लंबे टाइम तक यूज करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप फिर किसी भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो डॉक्टर अजय, हमें क्योंकि अगर किसी को एलर्जी है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यस, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि देखिए जब भी हम एलर्जी को ट्रीट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी एलर्जी को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ से हमें एलर्जी है हमें उससे प्रिवेंशन जरूरी है, हमें उससे बचना भी है। ऐसा नहीं है कि हम अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो जिस चीज़ से हमें एलर्जी है हमें वो हम उससे ना प्रिवेंट करें। शुरू में हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी एलर्जी की, रेस्पिरेटरी एलर्जी का कॉमनेस्ट कारण क्या होता है? देखिए सबसे कॉमनेस्ट कारण है डस्ट और पॉल्यूशन। हमें ये देखना है कि जो डस्ट कैचिंग आर्टिकल है हमारे घर के अंदर वो क्या है। सबसे पहले कर्टेन है, हमारे कारपेट्स हैं, हमारे सोफा कवर्स हैं। कोशिश करें कि अगर हमें डस्ट से एलर्जी है हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर हम अवॉइड नहीं भी कर सकते हैं तो हम कोशिश करें कोई ऐसा आर्टिकल यूज करें जिनमें हमको डस्ट कैचिंग कम से कम हो, और अगर डस्ट होती भी है तो उसको हम रेगुलरली क्लीन करते रहें, रेगुलर वॉश करते रहें, जिसकी वजह से क्या है हमको डस्ट से मिनिमम प्रॉब्लम हो। तो कुछ एलर्जीज के कारण हैं, ये एलर्जी के कारणों को अगर हम अवॉइड कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पूछा था कि फूलों से एलर्जी के बारे में पूछा था, बिल्कुल सही कहा था। मार्च और अप्रैल के अंदर मैंने बताया पॉलन एलर्जी कॉमनेस्ट कारण है। तो हम लोगों को अगर पॉलन से एलर्जी है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मार्च और अप्रैल के महीनों में हम क्या है कि किसी गार्डन में ज़्यादा ना जाएं, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है या थिक फॉरेस्ट एरिया है, उन एरियाज में जाने से हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के प्रिकॉशन रखना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और डॉक्टर मैंने सुना है कि कई लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी एलर्जी की बात करें उसमें कई लोगों को अस्थमा जो है वो लंबे समय तक चलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अस्थमा है बेसिकली क्या होता है, अस्थमा ना एज वाइज रिलेटेड करता है। जैसे हम अस्थमा की अगर बात करें, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस मतलब एलर्जी की वजह से हमारी जो सांस की नली है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, इडिमा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से रेगुलर खांसी स्टार्ट हो जाती है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। अगर यही अस्थमा छोटे बच्चों का होता है, चाइल्डहुड अस्थमा जिसको हम बोलते हैं, हम जनरली देखते हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन चाइल्डहुड अस्थमा में हम पेशेंट्स को बहुत इजीली और बहुत आराम से रिकवरी मिलती है और परमानेंट रिजल्ट हमको मिल जाते हैं थोड़े ही समय के अंदर।
और अगर हम बात करें एक एजिड पेशेंट की, जो बहुत एजिड हो गया है, उसको सांस की नली के अंदर चेंजेस आ गई हैं। अब ये चेंजेस दो तरह की होती हैं, एक तो होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो चेंजेस आई हैं उनको हमने मेडिसिन दिया और वो रिवर्ट हो गई, अंदर सूजन आई है, अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, अंदर कंस्ट्रिक्शन हुआ है, वो रिवर्ट हो गया, वो दवाई लिया, वो ठीक हो गया और पेशेंट अपना नॉर्मलाइज फील करने लग जाता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसके अंदर क्या होता है, जो सांस की नली में जो चेंजेस आती हैं वो परमानेंट डेवलप हो जाती हैं, वो रिवर्ट नहीं होती। उनमें हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन से पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। मेडिसिन अगर पेशेंट रेगुलर लेता है तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी कम होती चली जाएगी, प्रॉब्लम बहुत मिनिमम होती चली जाएगी। लेकिन उन पेशेंट्स को 100% रिकवरी देना कुछ केसेस के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर बहुत हद तक होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उनमें भी रिकवरी को अचीव कर लेते हैं। डॉक्टर अजय, क्या हम लोगों को क्योंकि कई लोगों को बहुत तरह की एलर्जीज होती हैं, क्या हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए? क्या एक्सरसाइज हेल्पफुल है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, हम सबको पता है कि एक्सरसाइजेज हर कंडीशन के लिए, हर बीमारी के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एज फार अगर हम एलर्जी की बात करें, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे वो हमारी GIT एलर्जी हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी, खासकर रेस्पिरेटरी एलर्जीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वेदर में सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, इसीलिए ज़्यादा मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। उनको डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से हमारी जो रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स होती हैं वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे जो लंग्स हैं उसकी जो मसल्स है, जिसमें हमारा जो फूलना सिकुड़ना होता है लंग्स का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। हमारी जो नाक है, गला है, सांस की नली है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं ना, तो हमारी जितने भी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, या आप मानिए प्राणायाम है, प्राणायाम के अंदर जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, या अग्निसार प्राणायाम है, या गुंजन क्रियाएं हैं, बहुत इफेक्टिव हैं और ये हमें जरूर करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और आज आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी। होम्योपैथी के बारे में भी बताया कि किस तरह से होम्योपैथी में हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मिल सकता है और एलर्जीज को हम कितनी जल्दी जो है वो क्यूरेबल कर सकते हैं, कितनी जल्दी इलाज जो है हो सकता है। आपका बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर। आपका भी धन्यवाद और हमारे सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर अजय गुप्ता ने हमें बहुत सारी आज जानकारियां बताई कि किस तरह से एलर्जी जो होती है, कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या उपाय हमें जब हमें एलर्जी हो जाए तो हमें करने चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए MH1 प्राइम के साथ। नमस्कार।